हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टेमैटिक्स गाइड। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक डेफिनेशन होती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की वो, और डील करती है। डील किसके साथ में करती है? स्टडी के साथ में। कोई भी चीज किसी स्टडी के साथ में डील करेगी अगर वो किसी ब्रांच है सब्जेक्ट की। ठीक है, तो वो डील करती है बिटवीन स्टडी बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के रिलेशन से वो डील करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड बहुत लंबा है। ये 3 ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना है। 3 ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? ट्राई, गोना, मेट्रिक। ठीक है, अब ये 3 वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब 3। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ट्रायंगल फिगर को कंसिडर कर रहे हैं 2 डायमेंशनल प्लेन में या फिर 3 डायमेंशनल प्लेन में, तो उसके 3 साइड 3 एंगल ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें 3 साइड 3 एंगल इसलिए बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्राई का मतलब है 3, गोना मतलब साइड्स। ग्रीक भाषा में गौना का मतलब होता है साइड्स। मेट्रिक मतलब मीटर स्केल, जो कि आपने अक्सर हर एक जगह पे देखा होगा। मीटर स्केल नाम की चीजें सुनी होंगी, या फिर आपने बचपन में देखा होगा। हम जो स्केल इस्तेमाल करते हैं उस पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि हम लेंथ को मेजर अप कर सकें। तो मेट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट्स। ठीक है, हम यहाँ पे साइड और एंगल के लेंथ और रोटेशन को मेजर करेंगे। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिक है, साइन कॉस टैन हम आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, हम ऐसा किसी भी ट्रायंगल पे उसे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है हमारे पास, आइसोसेलेस होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऐसे कुल मिला के हमारे पास में 6 टाइप्स के ट्रायंगल्स बनते हैं अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। हम हर एक ट्रायंगल में उसे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हमें सिर्फ जो ट्रायंगल यहाँ पर कंसिडर करके चलना है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल। इसे तो अंडरलाइन कर लीजिए कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसिडर करके चलना है यहाँ पे। अब हम जब इससे हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक नॉर्मल ट्रायंगल में हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हमें सिर्फ इतना ही कंसिडर करके चलना है, 10th क्लास तक के तो इतना ही। फिर हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? अब सिंपल सी बात है, अगर ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन की गई है उसमें कुछ ना कुछ रेशियोज होंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन होंगे। तो वो जो रिलेट करने के लिए हम यहाँ पे चीजों को इस्तेमाल करेंगे। देखिए, रिलेशन कैसे बन सकता है। ठीक है, रिलेशन ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ऐसा मैंने बताया, ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम बताओ ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, ऐसी कई सारे रिलेशन बन सकते हैं। मैं मल्टीप्लीकेशन में भी बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ a इंटू बी इज इक्वल्स टू सी, ये भी एक रिलेशन है ए बी सी में। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ये एडिटिव रिलेशन है। मतलब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स नहीं है। ठीक है, यहां से मैं टर्म को शिफ्ट कर रहा हूं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। यहाँ पे जो कुछ भी टर्म्स है ये ऐड और सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन है ही नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो आप a इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, ये कैसा, ये रिलेट हो रहा है एक रेशियो के हिसाब से, फ्रैक्शन बन रहा है यहाँ पे। अब वही मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, a इंटू सी बराबर b इज इक्वल्स टू b। ठीक है, सेम चीज वही है, ये अलग है। ठीक है, वही चीज है। लेकिन देखिए, एडिशन हो रहा है तो डिवीजन भी हो रहा है, डिवीजन हो रहा है तो सॉरी डिवीजन हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो डिवीजन भी हो सकता है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे ये एडिशन है तो एक रिलेशन ऐसा भी तो मैं बना सकता हूँ कि a इज इक्वल्स टू a माइनस सी इज इक्वल्स टू बी। अब ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ऐसे मैं रिलेशन बना सकता हूँ। ठीक है, तो यही रिलेशन भी तो मुझे बनाना पड़ेगा ना। अगर किसी भी चीज को रिलेट करना है तो कुछ रिलेशन चाहिए कि हाँ, हम कैसे बोलते हैं राजू श्याम से 2 गुना बड़ा है। 2 गुना मतलब क्या? अगर श्याम 2 साल का है तो राजू फिर 4 साल का होगा। ऐसा हम रिलेट करते हैं किसी ना किसी चीजों से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी रिलेट करना होगा पहले। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम इसको रिलेट करने वाले हैं। अब उसके आगे देखते हैं
नोट्स के लिए हो जाएंगे। तो उसके आगे देखते हैं दोस्तों, हम इसको रिलेशन कैसे कैसे डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो कंसिडर करने वाले वो है रेशियोज के बेसिस पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम रेशियोज के बेसिस पे रिलेट करेंगे। हमारे पास में अभी बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। 6 कौन कौन से हैं? साइन, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN, साइन। दोस्तों दोनों को साइन ही पढ़ा जाता है। देखिए दोस्तों, ये मैं कैपिटल में लिख सकता हूँ, लेकिन जब मैं इसका छोटा मतलब SIN ही पार्ट कंसिडर करता हूँ तो ये एंगल के साथ में रिलेट होता है, ठीक है, एंगल के साथ में। तो मैं उसे कैपिटल वर्ड्स में नहीं लिख सकता, हमेशा ये स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा, मतलब स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 चीजें स्मॉल लेटर से ही शुरू हुई है। जबकि अगर मैं इसे आमतौर पे लिखता हूँ तो ये किसी और चीज को डिनोट करती है। ये साइन अलग चीज है, कोसाइन अलग चीज है, टेंजेंट जो भी लाइन सर्कल को टच करती है या सेगमेंट टच करता है सर्कल की बाउंड्रीज को, उसे हम टेंजेंट कहते हैं, तो वो अलग चीज हो जाती है। जब मैं उसका स्मॉलर पार्ट कंसिडर करता हूँ तो होता है टैन, ठीक है, जिसे मेरे को हमेशा स्मॉल ही लिखना है। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते TAN, टैन थीटा, नहीं, ये गलत है, ये ऐसा लिखते ही नहीं, हमेशा स्मॉल ही पकड़ के चलते हैं हमसे। क्यों? इसका जवाब नहीं है, या शायद इसीलिए क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये किसी वर्ड को रिप्रेजेंट कर जाता है, ठीक है दोस्तों, ये टैन। लेकिन जब मैं इसी को इसी स्मॉल लैंग्वेज में लिखता हूँ तो ये रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ठीक है। ये अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये टैन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ठीक है। और ऐसे करके हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तैयार हो जाते हैं। साइन को लिखते हैं साइन, कोसाइन को कॉस, ये COS पकड़ के, टेंजेंट का हो जाता है टैन, को टेंजेंट का कॉट, इसको को टेंजेंट पढ़ा जाता है, को टेंजेंट नहीं, को टेंजेंट। सीकेंट का सेक, और ये को सीकेंट है, को सीकेंट, को सीकेंट का बन जाता है कॉसेक। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल में एक 90 डिग्री भी होना चाहिए। सपोज कर लेता हूं कि मैं ABC को एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करके चल रहा हूं, तो ABC में मैंने कंसिडर कर लिया कि B एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ पे लिखा है मैंने ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। स्केलिन नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, ठीक है, स्केलिन नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, एक्यूट एंगल नहीं है, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, इक्विलैटरल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब उसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने उसमें कंसिडर किया है कि एंगल B 90 डिग्री का है, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक एंगल मैंने कंसिडर कर लिया 90 डिग्री, तो जो बचे हुए 2 एंगल हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। क्यों छोटे होंगे? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जिसके अकॉर्डिंग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैंने एंगल B को कंसिडर किया है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस C प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब A प्लस C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 2 एंगल को मिला के 90 डिग्री बनाना है, जिसमें से एक भी 0 ना हो, तो दोनों एंगल 90 से तो छोटे होने ही चाहिए, तभी एक ट्रायंगल पॉसिबल होगा। नहीं तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा अगर कोई भी एंगल 0 या फिर 2 एंगल 90 के बने तो। अब इसके आगे क्या है? अब इसके आगे मैंने किया एक मैंने एंगल कंसिडर किया, सपोज कीजिए मैंने एंगल BAC कंसिडर किया, तो एंगल BAC को मैंने नाम दे दिया थीटा। ये जो लेटर दिख रहा है ना, ये होता है ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर बोल सकते हो आप, इसे ग्रीक सिंबल भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं थीटा, THETA, थीटा, ये होता है थीटा। अब मैंने थीटा को यहाँ पर एक्यूट एंगल कंसिडर किया है, और थीटा एक्यूट एंगल ही होगा अगर राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल करना है, ठीक है। अगर मैंने एंगल BAC को थीटा कंसिडर किया, तो जो दूसरा एंगल है एंगल BCA या फिर ACB, वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि ट्रायंगल में कैसे साइड्स को डिफाइन करते हैं। तो जो एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हम ऑपोजिट साइड,
थीटा के ऑपोजिट वाली साइड को बोलेंगे ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड कौन सी है यहाँ पर? ऑपोजिट साइड है यहाँ पर BC, ठीक है, ऑपोजिट साइड है हमारी BC। अब एडजेसेंट साइड देखिए, ये जो थीटा एंगल है ये दो सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तभी बनाऊंगा, लेकिन दो सेगमेंट में से हम किसे एडजेसेंट साइड बोले? है तो दोनों आजू बाजू। तो देखिए दोनों में से एक हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस है फिलहाल मेरे पास ये वाली AC, तो मैं AC को ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड नहीं बोल सकता, मैं बोलूंगा कि AB एडजेसेंट साइड है, क्योंकि जो दूसरी वाली साइड है AC वो हाइपोटेन्यूस है वहां पे, ठीक है। तो AB को मैं बोलूंगा एडजेसेंट साइड, मतलब बाजू की साइड। और हाइपोटेन्यूस तो ऑब्वियस सी बात है, डिफाइन होता है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। दोस्तों इतना समझ हो गया हो, इतना समझ गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ऑपोजिट साइड है मैंने उसे यहाँ पर O से डिनोट कर दिया है ताकि हम इसे फटाफट समझ पाए, ठीक है। इसी से हम एक निमोनिक्स तैयार करेंगे जो कि आपको समझने में मदद करेगा। कई बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है तो वो समझ ही नहीं पाते इसे और फिर गलती कर बैठे एग्जाम में। जैसे साइन थीटा के लिए ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वो कभी कभार कर देते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऐसे कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। तो उसके लिए हम आज के दिन एक ट्रिक भी पढ़ेंगे, और उस ट्रिक के पहले तो हम ये बेसिक कवर अप करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किस तरीके से होते हैं। तो देखिए ऑपोजिट साइड दोस्तों थीटा एंगल की ऑपोजिट साइड है, मैंने आपको इसके पहले बता कर दिया था अभी अभी। ऑपोजिट साइड है हमारी यहाँ पर BC, तो ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू मैंने लिखा है BC और ऑपोजिट साइड को मैंने O से डिनोट किया है। ठीक उसी तरीके से एडजेसेंट साइड को मैंने A से डिनोट किया है यहाँ पे, और वो है हमारी AB। हाइपोटेन्यूस को मैंने H से डिनोट किया है, जो कि हमारे इस ट्रायंगल ABC में है AC। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। और हमेशा की तरह दोस्तों एक बात बहुत जरूरी है, याद करके रखिएगा, थीटा हमेशा एक्यूट एंगल रहेगा ट्रायंगल में, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आगे देखते हैं साइन थीटा। इसके पहले हमने देखा था कि साइन, ऐसा ही यानी साइन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था साइन, और मैंने बताया था कि उसे स्मॉल लेटर से ही डिनोट किया जाता है अक्सर, जनरली और मोस्टली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर से साइन लिखा, फिर मैंने लिखा एंगल हमने जो कंसिडर किया वो थीटा, तो साइन ऑफ थीटा पढ़ते हैं हमसे, साइन ऑफ थीटा एंगल या फिर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा बोलो या फिर साइन थीटा बोलो, एक ही चीज होती है। साइन थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, इस बात को समझ लीजिए बस। फिर अगर आपने एक को भी समझ लिया अच्छे से तो बाकी छह आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये मतलब बेसिक है, अगर आप बेस बना लेते हैं तो समझ लीजिए आपका ब्रह्मास्त्र तैयार है फिर ट्रिग्नोमेट्री के लिए। आगे देखते हैं फिर साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट साइड को मैंने यहाँ पर O से डिनोट किया और हाइपोटेन्यूस को H से। ऑपोजिट साइड मैंने लिया BC और हाइपोटेन्यूस हो गया अपना AC, ठीक है। तो ये हो गया BC अपॉन AC। तो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या हो गई? साइन थीटा इज इक्वल्स टू रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा टू हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ये दोस्तों बस इतना समझने का काम है, इतना समझ में आ गया ना तो फिर बस काम बन गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से फिर कॉस थीटा कैसे डिफाइन हो गया? कॉस थीटा या फिर कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। मैंने आपको बता कर दिया था कि कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन, इसके पहले ही बताया था। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा या फिर कोसाइन, कोसाइन बोलो कॉस बोलो, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज व्हाट इज द रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, कहाँ लिखा मैंने, शायद मिटा दिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं हम लोग। कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू द हाइपोटेन्यूस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, इतना पढ़ लो, ठीक है। अब उसी को मैंने क्या लिख दिया, एडजेसेंट साइड को A लिखा और डिनोमिनेटर में आ गया अपना हाइपोटेन्यूस को मैंने डिनोट कर दिया H से। अब ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा ये? कॉस थीटा है अपना इस एंगल का कोसाइन, इस एंगल का कोसाइन क्या हो गया? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड है अपनी ये AB अपॉन हाइपोटेन्यूस है AC, तो AC लिख दिया हमने, AB अपॉन AC। अब टैन थीटा ऐसे डिफाइन होता है कि टैन थीटा यानी कि टेंजेंट
ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या ऑपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू tan थीटा। उसी को मैंने O से लिखा ऑपोजिट साइड और A से लिखा एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब वही ऑपोजिट साइड क्या है, BC, BC हमारी हो गई ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड हो गई AB, तो BC अपॉन AB ये हो गया हमारा tan थीटा। अब ये तीन आ गए, ये तीन ही हमारे बेसिक है, ठीक है, ये तीन बेसिक है और ये तीन इसके इनवर्स। देखिए दोस्तों, हमने इसके पहले पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इन विच वी स्टडीज द रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। अब यहाँ से देखिए तीन साइड होती है एक ट्राइंगल की, तो तीन रिलेशन बेसिक वाले बनेंगे और दो इसके इनवर्स वाले, तो कुल मिलाकर कितने बने, छह रिलेशन हमने यहाँ पर देखे। अब ये तीन हो गए हमारे बेसिक, ठीक है, और जो तीन हो गए बेसिक तो प्लस तीन इनवर्स वाले, ठीक है, ये हो गए बेसिक और ये हो गए इनवर्स वाले, कुल मिला के बनेंगे छह। बेसिक वाले हमने पढ़ लिए, साइन कॉस टैन, इनवर्स वाले हैं कॉट सेक कॉसेक। इसे देखते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। फिलहाल इनको पहले मत लर्न कीजिएगा, कई बच्चे लर्न करके जाते हैं, टेबल पूरा याद कर लेते हैं और फिर बाद में एग्जाम के टाइम में गिनते बैठते हैं, तीन आया था, दो आया था, ऐसा करके। ये सब काम नहीं करना है हमको। रट्टा वो लोग मारते हैं जिनको समझ में नहीं आता, ठीक है, और रटना उन चीजों को पढ़ता है जिनमें डेफिनेशंस नहीं होती। इसमें डेफिनेशंस है अभी, ठीक है, इनको हम अच्छे से समझ सकते हैं, तो एक बार समझ लिए तो फिर जिंदगी भर याद रहेंगे ना। तो रट्टा क्यों मारना अभी फिलहाल, कई बच्चों को तो पहले बता दिया जाता है, तो रट लो और रटने से फिर बाद में रटा रटाया ज्ञान सब फिर भूल जाता है। फिर जिसने समझ लिया तो उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये तीन बेसिक वाले हो गए, अब ये तीन इनवर्स वाले हो गए। अब ये दोस्तों क्या इसमें आपको कोई रिलेशन दिख रहा है दोनों में? चलिए नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता कर देता हूँ। ये जो tan थीटा है ये cot थीटा का इनवर्स है, या cot थीटा जो है ये tan थीटा का इनवर्स है, ठीक है। ओ ए ओ, तुषार कपूर याद है गोलमाल का, ओ ए ओ आई ओ, ठीक है। आगे देखते हैं। वैसे cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा आ रहा है, ठीक है, हाँ उल्टा जा रहा है, इनवर्स रेसिप्रोकल हो रहा है, रिलेशन बन रहा है दोनों के बीच में। वैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा, मतलब पहला बन रहा है आखिरी से, दूसरा बन रहा है चौथे से, दूसरा बन रहा है पांचवे से और तीसरा बन रहा है चौथे से। छह रिलेशन, छह जो बेसिक रिलेशन मतलब छह जो रेशियो है उनमें भी रिलेशन डिफाइन हो रहा है। लेकिन ये तीनों को अब हम बाद में कंसिडर करते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले ये तीनों को तो याद कर लिया जाए भाई। बेस बनाना है तो कहीं से तो शुरू किया जाए, पहले ईंटें रखेंगे तभी तो सीमेंट डालेंगे, बिना ईंटों के फिर चिपकाएंगे क्या, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसे याद कैसे रखें। तो साइन कॉस टैन, ये तीन चीजें आपको याद रखनी होगी कि हमारे पास में तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन कॉस टैन याद कैसे रखा जाएगा, साइन कॉस टैन ओ आ ओ ए, ठीक है, ओ आ ओ ए, ये तीन वर्ड आपको याद करके रखने, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपको ये तुषार कपूर बन जाना है बस गोलमाल का। फिर देखिए बिल्कुल हम गोपाल की तरह जलवा मचाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर गोलमाल बनाएंगे अच्छी खासी। ओ आ ओ ए, ये तीन वर्ड याद करके रखिए, इससे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन हो जाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओ, ठीक है, जैसे मैंने बोला साइन थीटा, हाँ पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये सीधा जाएगा ओ की तरफ, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओ, ओ मतलब ओ एच, ओ एच मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ऑपोजिट साइड देख लेना ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज देख लेना, क्या दिक्कत है, हो तो जाएगा। वैसे साइन कॉस टैन ये तीनों डिफाइन हो जाएंगे। तो निमोनिक्स हमको याद करके रखना पड़ेगा, ओ आ ओ ए, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये तीन याद हो गए तो फिर ये तीनों के तीनों रेशियो बन गए। अब इसको कैसे याद करके रखा जाए, तो दोस्तों इसके लिए हम यूज करेंगे इनवर्स फंक्शंस का नॉलेज। फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये आप 11th-12th में पढ़ते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नॉलेज, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं एक रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए समझ रहे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा, ये एक।
अब ऐसे दो और बनेंगे, ऐसे दो और क्या बनेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा, और तीसरा है tan के ऊपर पे, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। ये तीन रिलेशन, मतलब अगर साइन याद हो गया तो कोसेक निकालने के लिए बस उसका इनवर्स कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल कर दो। सपोज यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू, हाँ ये भी अच्छा है, ये थोड़ी देर हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ठीक है, अब इनवर्स कैसे करना है मैं बता कर देता हूँ। सपोज tan थीटा की वैल्यू है 2, tan थीटा इज इक्वल टू 2 सपोज, ठीक है। तो अब मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा, ये tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, 2 इज इक्वल टू 1/cot थीटा। अब मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन तो आपने पढ़ा ही है 8th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चले जाएगा और cot थीटा ऊपर चले जाएगा, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जस्ट उल्टा करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है आपको। ये यहाँ से इतना नोट्स के लिए जरूरत नहीं है, इतना बस समझ लीजिए। ये निमोनिक्स को याद करके रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। ये साइन कॉस टेन की वैल्यू आप यहीं से निकाल सकते हैं, ओ आ ओ ए, बस ये 3 वर्ड से, 3 वर्ड ओ आ ओ ए। और ये तीनों क्या है मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन है, जैसे तमिल तेलुगु में या फिर मलयालम में हो सकता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो वहाँ पे एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा अयो करके, ये क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशंस होते हैं, अयो ओ। ठीक है, जैसे हम अपने एक्सप्रेशंस को डिनोट करते हैं, तो वैसे ही अभी जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, ओ सो सैड, ऐसे हम यूज करते हैं ना। और ये जैसे चोट लगती है तो हम चिल्लाते हैं आ, ठीक है। और ओए मतलब किसी को बुलाना रहे तो फिर तो ये एक वर्ड ही है, क्या बोल सकते हैं, वर्ड का डेली लैंग्वेज का ही है कि किसी को बुलाना रहे, ओए इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, ऐसा ओए। तो ये तीनों एक्सक्लेमेशन है, ये 3 एक्सक्लेमेशन को बस याद करके रखिए, आपके 6 के 6 डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे का देखते हैं। आगे दोस्तों हमें पढ़ना है इनकी वैल्यूज के बारे में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनकी वैल्यूज कैसे होती है, क्या होती है, कौन से एंगल पे कितनी होती है, ये पढ़ना है। लेकिन उसके भी पहले हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स के बारे में पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपने पहले इन ट्रायंगल्स के बारे में सुना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं जो हमें याद करके चलने पड़ते हैं। तो 2 ट्रायंगल्स है, पहला है 30 60 90 ट्रायंगल और दूसरा है 45 45 90 ट्रायंगल। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसकी ना प्रॉपर्टीज होती है। 30 60 90 ट्रायंगल की 2 प्रॉपर्टीज है और 45 45 90 ट्रायंगल की 2 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज मैं बता के देता हूँ कैसा क्या है। पहला 30 60 90 एंगल को हम ट्रायंगल को हम कंसिडर करते हैं, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। और देखिए दोस्तों, ये जो ट्रायंगल होता है ना, इसमें जो कुछ भी साइड्स के मेजरमेंट्स होते हैं वो इस रेशियो में होते हैं। मतलब साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज टू 60 डिग्री इज टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज टू √3 इज टू 2। ठीक है, उतना डिटेलिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। यहाँ पे सिर्फ हमको प्रॉपर्टीज कंसीडर करके चलना है ताकि हम आगे रेशियोज में इनकी हेल्प ले सकें। पहले देखते हैं, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, देखिए साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऑपोजिट में BC, BC की लेंथ है 1। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे प्रूफ करके देता हूँ। यह है अपनी पहली प्रॉपर्टी। यहाँ पर साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, उसकी लेंथ कितनी है BC, BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाफ हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ठीक है, अब LHS कंसिडर करके चलते हैं। LHS इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू, BC की लेंथ दी हुई थी 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर BC इज इक्वल्स टू 1 ले लिया। अब RHS इज इक्वल्स टू कंसिडर करके चलते हैं। RHS इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AC, AC का लेंथ कितना था 2, तो हाफ इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1। LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब कि हमारा ट्रायंगल बिल्कुल सही है और ये प्रॉपर्टी भी सही है।
तो हमें इस प्रॉपर्टी को याद करके रखना है दोस्तों, तभी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर पाएंगे। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं होंगी तो आप फिर कितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, आप एग्जाम में भूल सकते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री आज के टाइम में ही नहीं, आज से 4 साल बाद भी आपको लगने वाला है। अगर आप साइंस फील्ड में जाते हैं, इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, मेडिकल हो गई, तो मेडिकल में भी फिजिक्स में लगता है ट्रिग्नोमेट्री। आपको बता के दे रहा हूँ कि फिजिक्स भी रहता है। हाँ, नहीं तो पता चल रहा है आप लोग चले गए ये सोच के कि चलो हमने मैथ से तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन मैथ्स दोस्तों कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, ये जिंदगी भर चलता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। ऐसे ऐसी दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ हो जाएंगी। ये होमवर्क है, ये आप लोग करके देखिएगा। वैसे प्रॉपर्टी से सही है, इसको प्रूफ करके देखने की जरूरत नहीं है, इसको बस आप याद कर लीजिए। ठीक है, साइड ऑपोजिट टू, अरे हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक गलती हुई है मुझसे, मैंने यहाँ पर 45 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, ये 45 डिग्री नहीं, यहाँ पर 60 डिग्री चाहिए था। अच्छा हो गया, ध्यान में आ गया। साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, इनको आपको याद करके रखना है। और ये 30, 60, 90 का ट्रायंगल आपको याद करना है। अब मैं आपको बता कर देता हूँ ये वैल्यूज को कैसे याद करके रखा जाएगा। उसके पहले 45, 45, 90 डिग्री का ट्रायंगल हम कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 45, 45, 90 डिग्री का जो ट्रायंगल है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से फॉलो करता है, और ये भी फॉलो करता है। कोई भी ट्रायंगल हो, एंगल सम प्रॉपर्टी को जरूर फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें 45, 45 दो एंगल बराबर है, तो दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर होंगे। ये मैं बता के दूंगा आपको आगे कैसे। दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर होनी चाहिए, और एक एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, उसके ऑपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी। अब इसकी प्रॉपर्टी दो है। दो पहली प्रॉपर्टी तो दोस्तों ये है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है जिसके कोई भी दो साइड बराबर हो। ठीक है, और उसके दो एंगल भी बराबर होंगे। ये आइसोसेलेस मैं आपको कंसीडर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ABC कंसीडर किया, ABC। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ X। ठीक है, तो ये दूसरा एंगल भी X होना चाहिए। अब इनके जो अपोजिट वाली साइड है, ये और ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक है, दोनों एंगल बराबर होंगे और दोनों साइड भी बराबर होंगे, यानी कि AB इज इक्वल्स टू AC। दो एंगल बराबर होंगे और दो साइड बराबर होंगे, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, 45, 45, 90 डिग्री की दो एंगल जो बराबर है वहां पे, वो कितने के हैं? वो है 45 डिग्री के। और दो जो साइड बराबर है वो कितनी लेंथ की है? वो है 1 यूनिट लेंथ की। 1 यूनिट में इसलिए बोल के चल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी तक के कोई भी यूनिट लगाई नहीं है, कंसिडर नहीं किया कि ये सेंटीमीटर में है या फिर मीटर में है, इसलिए मैं इसको 1 यूनिट बोल के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों ये होती पहली प्रॉपर्टी की ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। हम इसी को पहले के नाम से दे देते हैं और इसको दे देते हैं दूसरे के नाम से। पहली प्रॉपर्टी तो ये भी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरी प्रॉपर्टी साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ये भी सही आता है। ये दो प्रॉपर्टीज इसकी होगी, दो प्रॉपर्टीज इसकी हो गई। ये दोनों दोस्तों आपको याद करके चलना है। अब आगे देखते हैं। अब आगे दोस्तों ये एक थ्योरम होता है, थ्योरम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या होता है ये मैं आपको अभी बता कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने ट्रायंगल बना लिया आर्बिट्रली XYZ। इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा, इसको नाम दे दिया बीटा, और इसको नाम दे दिया गामा। ये तीन मैंने, ये भी दोस्तों ग्रीक लेटर्स ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये ABC है या फिर ABY है, अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल हो गया। अब दोस्तों देखिए जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक रिलेशन पकड़ के चला कि लेट, ठीक है, लेट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन गामा। ये एक रिलेशन मैंने पकड़ के चला कि मतलब अल्फा एंगल बीटा एंगल से ज्यादा बड़ा है और बीटा एंगल गामा एंगल से ज्यादा बड़ा है, यानी कि ये दोनों एंगल इससे बड़े हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो इनके ऑपोजिट वाली साइड भी इसी ऑर्डर में जाएंगी। देखिए कैसे, अल्फा के ऑपोजिट में है YZ, YZ विल बी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन? एंगल बीटा और एंगल गामा के ऑपोजिट वाली साइड से। कैसे? एंगल गामा के ऑपोजिट में जो साइड है XY, तो XY से बड़ी होगी।
ठीक उसी तरह गामा के लिए होती है, सॉरी ये गामा के लिए नहीं था, बीटा के लिए होना चाहिए एक्स जेड, एक्स जेड होना चाहिए यहाँ पर और एक्स वाई होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। मतलब देखिए ये जो दो हाथ हैं, ठीक है, अब ये दो हाथ के बीच में जो फॉर्म होगा ये एक एंगल होगा। ठीक है, ये रोटेशन करेंगे बराबर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये एंगल कितना बड़ा होगा, ये एंगल अगर इतना बड़ा है तो ऑपोजिट वाली साइड देखिए दो हाथ के जो बीच में जो स्पेस है वो कम है। अगर मैं इसे एंगल को और बढ़ाऊं और खोलूं अपना मुंह तो ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है वो बढ़ रही है, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है। देखिए दोस्तों, इतना एंगल छोटा गैप, बड़ा एंगल बड़ा गैप। ठीक है, उसी प्रकार से छोटा एंगल छोटी उसके ऑपोजिट वाली साइड, बड़ा एंगल बड़ा उसकी ऑपोजिट वाली साइड, ठीक है, उसको फॉलो करता है। ये बात आपको याद करके रखनी है, थ्योरम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब जो दूसरा थ्योरम है यह है पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको याद करके रखना है दोस्तों, ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो फिक्र मत कीजिए, 10th क्लास में तो ज़रूर पढ़ेंगे आप इसे। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बता के दे देता हूँ कि जो, अरे हाँ दोस्तों एक और चीज़, ये जो थ्योरम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है ये हर एक ट्रायंगल के लिए वैलिड होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड होता है। तो अगर मैं ABC को एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ तो एक बार PQR पकड़ लेते हैं। PQR को अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ता हूँ, इसको पकड़ता हूँ S1, इसको पकड़ता हूँ S2 और इसको पकड़ता हूँ H हाइपोटेन्यूज, तो आपको मालूम ही होगा साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर। ठीक है, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम जनरली। ठीक है, बहुत ही जनरली यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर कोई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी लिख सकता है, उसका कोई फर्क नहीं आता। साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेसिक डेफिनेशन यही है कि दोनों साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है, दोनों साइड के स्क्वायर का सम, या फिर शायद थोड़ा गलत हो गया, रिजल्ट यही है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। मतलब दोनों साइड या फिर एक साइड के स्क्वायर का सम दूसरे साइड के स्क्वायर के साथ में दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो मिलेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखिए ये इसमें भी फॉलो होगा, √3 + 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। देखिए इसको मैं LHS में पहली प्रॉपर्टी को प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये साइड 1 पकड़ लो √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट। देखिए √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा प्लस 1 बराबर 4 आ जाएगा। अब RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ये तो डायरेक्टली 4 आ रहा है, फर्क क्या रह गया, वही चीज़। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, बस इसे याद करके रखिएगा। और जैसा कि मैं बता रहा था कि 45 90 डिग्री की जो पहली प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग दो साइड्स और दो एंगल्स बराबर होंगे। तो थ्योरम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसके मुताबिक अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो फिर ये दोनों साइड की लेंथ भी बराबर होंगी इनके ऑपोजिट वाली। देखिए कैसे, 45 के ऑपोजिट वाली 1 है, मतलब ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों एक ही लेंथ की है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कोई भी दो एंगल या फिर दो साइड्स एक लेंथ की हो जाती है तो हम उसको ऐसा बार लगा सकते हैं, या फिर एक ऐसा लाइन लगा सकते हैं, या फिर एक ऐसा मार्क डाल सकते हैं, या फिर कई क्रॉस भी लगा देते हैं। क्रॉस जनरली कंसिडर नहीं करते, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन काफ़ी होती है ऐसा। तो मैंने यहाँ पर 2 लाइन से दोनों को बराबर दिखाया है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वैल्यूज पे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज के बारे में। ठीक है, अब ये वैल्यूज कैसे आती है आपको मैंने बता कर दिया था, साइन कॉस टैन ये सब के सब रेशियो होते हैं, साइड्स की रेशियोज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज आती है। ठीक है, साइड्स के रेशियोज, अब साइड्स के रेशियोज डिफाइन होते हैं पहले से, मैंने आपको बता के दिया था साइन कॉस टैन का ओ आ ओ ए। ठीक है, ये क्या था, ओ आ और ओ ए, ये तीन को याद करके रखना था। अब कॉट थीटा ये सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता कर दिया था कि ये इनवर्स फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे दोस्तों ये 0 ही होती है।
क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर एंगल 0 हो जाता है तो ऑपोजिट साइड 0 हो जाएंगे, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ठीक है, ये अपने आप 0 हो जाएंगी। तो अगर ऊपर पर न्यूमरेटर में 0 है तो पूरी की पूरी वैल्यू में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वो तो ऑटोमेटिकली 0 ही होना है, उससे क्या डिफरेंस आएगा। और साइन थीटा एट 30 डिग्री, ये तो ऐसा कंसिडर करते हैं पहले। कॉस थीटा, कॉस थीटा दोस्तों 0 डिग्री पे 1 हो जाती है। कैसे? क्योंकि देखिए, जब आप एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, मैं ऐसा हाथ से बताता हूँ, ये अगर 0 हो गया तो इसके एडजेसेंट वाली जो साइड है, ठीक है, वो तो हाइपोटेन्यूज के ओवरलैप कर जाएंगी। ये एडजेसेंट, ये ऑपोजिट, और ये हाइपोटेन्यूज, ये हो गया थीटा, ठीक है। अगर ये एडजेसेंट, ठीक है, अगर ये वैल्यू हो गई 0 ऑपोजिट साइड की, तो ये हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड पास आके 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 ओवरलैप हो जाएगी एट 0 डिग्री पे। तो एडजेसेंट साइड इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज साइड, तो इसकी वैल्यू मिलेंगी हमें 0 डिग्री पे 1। और दोस्तों ये अब जो मैं बताने वाला हूँ ये काफी नोटेबल चीज है, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कैसे आती है? tan थीटा की वैल्यू आती है OA से, लेकिन OA असल में क्या है? ये OA इज नथिंग बट O अपॉन H अपॉन A अपॉन H, ठीक है। तो इसकी इक्वल टू O अपॉन A, यानी कि O अपॉन A इज इक्वल्स टू OA। इसका मतलब समझ लीजिए, ये O क्या था? अपना साइन थीटा। तो इससे मैं ये तो लिख सकता हूँ ना, ये O को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, A को कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू OA, तो मालूम है हमको क्या था? OA था अपना tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू 0 थी, कॉस थीटा की वैल्यू 1 थी, पुट किया तो ये भी 0 ही आनी है, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये वैल्यूज आपको कोई रटा भी सकता है कि यहाँ पर 0 1 0 ऐसा करके डाल दो, या फिर डायगनली आपको कोई भी टीचर रटने के लिए भी बोल सकता है, लेकिन मैं रटने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं ये नहीं कहता कि वो टीचर से गलत है, वो टीचर से एक तरफ सही भी करते हैं बच्चों को कि रटा दो, लेकिन एग्जाम के टाइम तक के देखो रटना पुराता नहीं है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपके माइंड में काफी सारी चीजें चल रही होती है, आपको सिलेबस पूरा कवर अप करना पड़ता है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का अगर एक चैप्टर वाइज टेस्ट है तो फिर ठीक है, आपको याद रहेगी। एग्जाम के टाइम पे ढेर सारा प्रेशर रहता है। मैंने दोस्तों अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में देखा था कि कई लोग ऐसा ऐसा कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज के लिए, ऐसा उन्होंने किया, हाँ सर ने ऐसा पता कर दिया, और वो बंदे ने कंफ्यूज होकर पूरा का पूरा पेपर गलत करके आ गया। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड उस टाइम पे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 उसने गलत कर दिया, और दोनों 2-2 मार्क्स से थे। उसने 4 मार्क्स बेमतलब के खोए। जबकि मेरे सर ने मुझे पढ़ा कर दिया था, धीरेन्द्र सर ने, मैं सर का नाम, हाँ वैसे लेने में क्या है, तो धीरेन्द्र सर, उन्होंने मुझे पढ़ा के दिया था कि ट्रायंगल के हिसाब से कंसिडर करके चलो, इसको याद करके रखते तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आने वाले 4 साल तक के भी जब ये पढ़ना है तो बेस पहले से बिल्डअप होना चाहिए। तो ठीक है, मैंने उसके हिसाब से बेस बिल्डअप किया, और आप मानोगे नहीं, मुझे ज्योमेट्री में 40 आउट ऑफ 40 थे ओवरऑल। मैथ्स 2 जिस ज्योमेट्री कहते हैं 50 आउट ऑफ 50 थे मुझे 10th बोर्ड में। 10th बोर्ड की बात बता रहा हूँ, 12th में तो एग्जाम्स ही नहीं हुई थी। तो वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ, मैंने कम से कम जो भी चीज़ें समझ की थी उसका मुझे फल मिला। अब दोस्तों आगे देखते हैं, कॉट थीटा क्या होता है? 1/0। 1/0 होता है, इसको फिलहाल आपको अनडिफाइंड पढ़ना है, ठीक है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं, दोनों में फर्क होता है, ये हम अलग अलग चीज़ों में कंसिडर करते हैं। इन्फिनिटी नहीं बोलना है, इसको अनडिफाइंड बोलना है, ठीक है। हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 मतलब कितने लोगों में बांटा जाएगा। अगर मैं 1/1 करता हूँ तो मतलब एक सेब को एक आदमी में बांट रहा हूँ, तो इसको एक भी टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे सकता हूँ ना। अगर एक ही सेब को 2 लोगों में बांटना है तो कितना मिलेगा? आधा आधा, 1/2 करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर किसी भी चीज को 0 लोगों में बांटना है तो ये कैसे पॉसिबल? 0 लोग पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि 0 लोगों को मैं कैसे कंसिडर कर सकता हूँ? लोग नेचुरल नंबर होना चाहिए ना कुछ नेचुरल नंबर होना चाहिए, या फिर चलो नेगेटिव इंटीजर भी चलेगा, लेकिन होल नंबर में 0 कैसे कंसिडर हो सकता है? ठीक है, तो 0 नहीं हो सकता। हम 0 लोगों में कैसे कोई सामान को बांट सकते हैं? तो 0 डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता,
और इसमें आ रहा है इसलिए हमने इसे दिया है अनडिफाइंड। अब ठीक उसी तरह से सेक थीटा 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये आ जाएगा फिर से 1। ठीक है, समझ गए। अब ऐसी कोसेक थीटा 0, अगेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं अनडिफाइंड, इन्फिनिटी यहाँ पे मत बोल के चलो। 30 डिग्री, 30 डिग्री में हमने 30 और 60 और 90 डिग्री का एक ट्रायंगल कंसिडर किया था, उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है हाफ। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू आ रही थी, क्या आ रही थी, √3/2 आ रही थी, पढ़ते नहीं हो। tan थीटा की वैल्यू, अब tan थीटा की वैल्यू मैंने आपको बता कर दी, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दो, इसका ऊपर का ले लो और इसके ऊपर का ले लो, तो 1/√3 ऐसे। अब ये cot थीटा इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा √3, sec थीटा इसका भी उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 2/√3, और cosec थीटा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा टेबल आपको याद हो रहा है सिर्फ किसी बेसिक टेक्निक के कारण। ये 3 आपको याद हो गए, ये 3 कैसे याद हो गए, ओ आ ओ ए। अभी ओ आ ओ ए हमने कहाँ से निकाला, 2 ट्रायंगल पढ़ के, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, ऐसे करके हम पूरे को पूरा टेबल माइंड में रख सकते हैं और कंफ्यूज होने से खुद को बचा सकते हैं कि चलो अगर हम कंफ्यूज हो भी जाते कैसा क्या है, तो हमने इनइक्वालिटी का थ्योरम पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे 30 60 90, तो 30 के ऑपोजिट साइड वाली और 30 के ऑपोजिट वाली साइड कितनी होती है, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज 1 आ रही थी ना, और वही ऐसा करके हम कंसिडर करके चलते हैं। इसी से हमको फायदा भी है क्योंकि इसी से बेस बिल्डअप होता है। कई सारी चीज़ें रखनी चाहिए, ये तो सिर्फ याद रखने के लिए कि ओ आ ओ, ताकि आपको याद हो जाए। अब 45 डिग्री में हमने 45 90 डिग्री का ट्रायंगल देखा, अब उसमें आ रही थी वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब cos थीटा की भी वैल्यू उतनी आएंगी क्योंकि दो साइड सेम है, एडजेसेंट और ऑपोजिट लेंथ सेम ही है। अब इसके आगे क्या है, tan थीटा है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, कर दो sin थीटा अपॉन cos थीटा, डिनोमिनेटर कैंसिल, बचा 1/1 इज इक्वल्स टू 1। अब cot थीटा 1/1 1, sec थीटा, अब देखिए sec थीटा अगेन रेसिप्रोकल, बच क्या रहा है, कुछ नहीं, पूरा टेबल निकल आया आपका। अभी 2 वैल्यूज बची है, तो ये 2 वैल्यूज मैं बता कर देता हूँ काफ़ी आसान तरीके से। ये वैसे इसको भी आप ट्रायंगल के हिसाब से करेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे डायरेक्ट याद है, मैं बता कर देता हूँ कैसा। cos थीटा की जो 30 डिग्री की वैल्यू है वही sin थीटा की 60 डिग्री की वैल्यू होंगी। ठीक है, इसे आपको याद करके रखना है, √3/2। अब इसके आगे देखिए, जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू होंगी 1/2। अगेन ले लो रेसिप्रोकल, ये रेशियो √3 आ रही है tan थीटा की वैल्यू, फिर ये हो जाएंगे 1/√3। ठीक है, अब ये sec थीटा की वैल्यू अगेन फिर से वही काम करना है, 2/√3। पूरा टेबल बन रहा है, पूरा टेबल किस लॉजिक पे, सिर्फ अपने बेस बिल्डअप पे, और अपने को कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा, ना अपने को गिनती करना पड़ रहा है। ठीक है, चौक एंड डस्टर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, या नहीं भी देखी तो मैं बता के दे देता हूँ। उसमें एक निमोनिक्स रहता है, बाबा बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो उस पर ना थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि बेस किसको लेना है, परपेंडिकुलर किसको लेना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्वियसली आप इसको भी बेस कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी, तो वो मुझे कन्फ्यूजन लगता है उसमें। बाकी जिसको ईजी लगता है तो वो उस मेथड से भी कर सकता है, आपकी इच्छा। मैंने यहाँ पर ये मेथड बता के दिया है क्योंकि ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। आफ्टर ऑल इसको याद रखने में भी ज़्यादा आसानी होती है, 3 ही शब्दों ओ आ ओ। और फिर 90 डिग्री में भी सेम वही चीज़ होती है। अगर एक एंगल को मैं 90 डिग्री कर देता हूँ, सपोज ये मैंने ट्रायंगल कंसिडर किया, अगर मैंने इसी एंगल को 90 डिग्री का कर दिया, एक एंगल ये भी था 90 डिग्री का, फिर से एक साइड ओवरलैप होंगी और वैल्यू आएंगी 1, लेकिन इस बार इसके ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज के बराबर होंगी, एडजेसेंट वाली 0 हो जाएंगी, तो ये वैल्यू आ जाएंगी 0। अब अगेन 1/0 आ रहा है, मतलब tan 90 इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, इन्फिनिटी नहीं बोलना है, अनडिफाइंड, tan 90 अनडिफाइंड। cot थीटा cot 90 कितनी होगी, अगर cot 0 अनडिफाइंड, cot 90
अरे कुछ तो बोलो, इसका उल्टा ही तो करना है, 0 ही तो आएगा। ये काम तो कोई भी कर सकता है यार। अच्छा ये भी आप ट्रायंगल के हिसाब से भी कर सकते हैं। फिर वही सेक थीटा, अगेन वही काम। अच्छा ये पूरे टेबल से अब हमें 2 चीजें और सीखने को मिली। ये देखिए पहली चीज, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ये पहली चीज। और दूसरी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये 2 चीजें हो गई। अब ये 2 चीजें वैसे तो एक ही है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ये भी फॉर्मूलेस ही है, आपको ये सब याद करके रखना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम अच्छे से निकल पाएगा। अभी हम इसके आने वाले वीडियो में एक पूरा प्रॉब्लम सेट कंसिडर करेंगे। प्रॉब्लम सेट से मेरा मतलब है, मैं किसी बुक्स के प्रॉब्लम कंसिडर नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ अपने प्रॉब्लम्स कंसिडर करूँगा जो आपको इजी वे में सॉल्व करने में मदद मिले। ठीक है, और चलिए, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट। अब एक और चीज हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ का 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, कुछ मैच लग रहा है टेबल में। देखिए इसमें एक कॉमन साइन देखिए, 60 प्लस 30 90 डिग्री, 90 प्लस 0 भी 90 डिग्री, और 45 भी 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये दोनों का सम, ये दोनों का सम, और इसका 2 बार का सम 90 डिग्री ही आ रहा है। तो यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये 90 माइनस 0 डिग्री 1 देगा, और यही 90 माइनस 0 डिग्री 0 दे रहा है, जबकि ये 0 डिग्री है। तो यहाँ से एक रिलेशन बन सकता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ये हर्ष बेनीवाल का डायलॉग था। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इन द सेम वे आई कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये भी बहुत काम की चीज है वैल्यूज को याद रखने के लिए, सेम यही फॉलो होगा। ठीक है, मैं आपको 2 रिलेशंस और बता कर दूंगा। चलिए वैसे ये टेबल को मैं मिटा देता हूँ, पहले मैं यही लिखकर आपको दे देता हूँ ताकि आप ये फॉर्मूलेस को इकट्ठे स्क्रीनशॉट में डाल सके अपने। अरे हाँ, इसका स्क्रीनशॉट तो लेना ही भूल गया। चलिए कोई नहीं, ले लीजिए। इसके पहले जो था वैसे आपको शायद मिल जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी फॉर्मूले की लिस्ट। अब इससे ज़्यादा ऊपर है नहीं, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बचती है, वो हम अभी प्रूफ करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सिंपल कन्वर्जन्स है ताकि आप वैल्यूज को याद करके रख सकें। वैसे इसका जल्दी काम नहीं पड़ता, लेकिन याद रहे तो काफ़ी आसानी जाती है हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में। ऐसा कई बार आपको वेरिफिकेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है, LHS इज इक्वल टू RHS वाली। ठीक है, कई बार हो सकता है वो MCQ टाइप में दे दे, तो ऐसे रिजल्ट्स काम में आते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दोस्तों ये आइडेंटिटीज काफ़ी हेल्पफुल होती है बेसिक और काफ़ी एडवांस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व आउट करने में। यहाँ तक कि 12th और JEE में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें इन आइडेंटिटीज का काम पड़ता है। और 10th के बाद 11th से तो बेस आपका इसी से डेवलप होता है ट्रिग्नोमेट्री में। इन्हीं आइडेंटिटीज के यूज से आप एडवांस कंपाउंड फार्मूलेस और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलेस होते हैं वो आप प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अब अच्छा मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है ये जानकर कि कई सारे NCERT के स्टूडेंट्स हो गया, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो गया, उनको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करने नहीं आती। और सोचने वाली बात होती है कि 85-90% ला के आप कर क्या रहे हो। अगर आपको बेसिक ही नहीं मालूम तो आपकी बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हो जाए, एक ना एक दिन तो गिरना ही है।
और सोचिए जितनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग होगी ना उतना ज्यादा नुकसान होगा आपका। तो इसलिए बेस मजबूत करके रखो। अगर बेस मजबूत है और भूकंप आ रहा है तो झोपड़े का भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बेस ही मजबूत नहीं है ना, और चाहे फिर वो 12 फ्लोर की बिल्डिंग हो, तुरंत चकनाचूर ही होगी। तो बेस मजबूत करके रखो। और इसे प्रूफ करना कोई मुश्किल काम भी नहीं है दोस्तों। देखिए हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे। देखिए आपके सामने में, विदाउट बुक, विदाउट एनीथिंग, सिंपल, इसके लिए ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है। देखिए हम आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने आपको बता के दिया था पहले ही कि कोई भी ट्रायंगल जो हम कंसीडर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और फिर क्या है, फिर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी मैंने बता के दिया था, ये भी जरूरी है आपको लिखना। और तीसरी चीज, लेट थीटा इज इक्वल्स टू एंगल क्या है, बी ए सी बी एंड एक्यूट एंगल। ये भी मैंने बता के दिया था कि आपको एक्यूट एंगल स्टेट करना बहुत जरूरी है। ऑब्ट्यूज का तो बन ही नहीं सकता वैसे, लेकिन एक्यूट अगर स्टेट करते हैं हमको तो चांसेस रहते हैं कि मार्क्स कट ना हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट जरूरी होता है बोलना। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। देयरफॉर एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब अभी हमें इसमें इस्तेमाल करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखूंगा मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस, तो ब्रैकेट में डाल देते हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा नंबर 1 रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सुनिएगा, ए सी स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड कैसे, ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, डिनोमिनेटर में ए सी स्क्वायर आ गया है। ठीक है, ए सी स्क्वायर क्या था अपना, ए सी हाइपोटेन्यूस था, तो ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इंडाइसिस का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी बोल लो आप, वैसे डेली यूज होता है तो फॉर्मूला। ठीक है, ए रेज टू द पावर एम अपॉन बी रेज टू द पावर एम इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी रेज टू द पावर एम। ठीक है, ये मालूम है पावर डिस्ट्रीब्यूटिव होती है फ्रैक्शन में। तो अब हम इसी का उल्टा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उल्टा, जैसे कि ये पहले से डिस्ट्रीब्यूटिव है तो मैं इसे अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं इसे समेटूंगा एक जगह पे। अब मैंने क्या किया, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो 1 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम यूनिट में भी होगी ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा मेरा पहली चीज। अभी इसमें देखिए ए बी अपॉन ए सी, ये हमने जस्ट अभी पढ़ा था, कुछ ही देर पहले की बात है, हमने पढ़ा था। बट साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ये पढ़ा था अभी हमने। थीटा के एडजेसेंट साइड है ए बी
और हाइपोटेन्यूस है AC, तो ओ आ के फॉर्मूले के हिसाब से आ ओ मतलब BC अपॉन AC, ये लिख दिया मैंने वो साइन थीटा, और वही कॉस थीटा हो जाएगा आ, यानी कि AB अपॉन AC, ये मैंने लिख दिया ऐसा। अब ये दोनों इसके इक्वल है, ठीक है, दोनों मतलब अलग अलग। साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, कॉस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो ठीक है, अगर राम की उम्र श्याम की उम्र के बराबर है, ठीक है, राम की उम्र श्याम की उम्र के बराबर है और श्याम की उम्र है 14 साल, तो राम की उम्र भी तो 14 साल ही होंगी, ठीक है, 14 साल ही होंगी। अगर दोनों की उम्र बराबर है, एक की उम्र है 14 साल, तो फिर दूसरे की उम्र भी 14 साल ही होंगी। तो हम इस फैक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है, जस्ट यहाँ पर पुट कर देंगे। तो साइन थीटा हो जाएगा ये, और कॉस थीटा हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हमने पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है बचपन की क्लासेस में कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है, ये कम्यूटेटिव होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, मतलब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 7 मिलेगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 7 मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है दोस्तों, ये आ गई हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसे मैं ऐसे दे रहा हूँ, ये रोमन न्यूमेरल 1 है और ये सिर्फ 1 है, ठीक है, दोनों में फर्क है। ये हो गई मेरी पहली आइडेंटिटी। अब अगर ये पहली है तो दूसरी तीसरी प्रूफ करने में क्या जाता है, मेरे को कर ही देते हैं। इसके थोड़ा और आगे देख लेते हैं। डिवाइड सेम इक्वेशन 1 बाय सेम इक्वेशन को किससे डिवाइड करूं, काफी सारा काम हम डिवाइड करेंगे। अब कोई भी दूसरी चीज से, ए बी से भी कर लो, BC से भी कर लो, जो आपकी इच्छा। पहले डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा के आगे चालू करता हूँ। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को AB स्क्वायर से। अब AB स्क्वायर से करने में क्या जाता है, सेम वही फंडा तो लगने वाला है, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, AB स्क्वायर तो हो गया 1। अब वो सेम वही चीज लिखनी है आपको डिट्टो, इसको डाल देंगे अपन एक चीज में, ठीक है, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। सेम वही काम करना है, बस 3 बार करना है, और ये 3 मार्क के लिए आ जाता है। अब बताओ, अगर 10th का स्टूडेंट इतना नहीं कर सकता तो फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा उससे। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर 10th की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ 10th के लिए है, 8, 9, 10 तीनों के लिए वैलिड होता है, हाई स्कूल तक के। इसका कॉलेज के लिए तो नहीं है, कॉलेज के लिए और तुमको एडवांस लेवल पढ़ना पड़ता है। तो अब ठीक है, BC अपॉन AB। BC क्या है, BC है अपोजिट साइड अपॉन AB, AB अपनी एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या था, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट था हमारा OA, ठीक है, OA मतलब tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब क्या, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC है H और AB है A, H अपॉन A का होल स्क्वायर क्या था, ये हमने पहले ही देखा था। बताइए दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। यही है हमारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब क्या, अब बस एक और बाकी है, दूसरी वाली। सेम इसी तरीके से तो आना है उसको भी, देखते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय
किससे कर दिया, ए बी से कर दिया, ए सी से कर दिया, बचा बी सी, बी सी स्क्वायर। और देखिए दोस्तों इस पर क्या कोई पहले का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, क्या इसमें कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल नहीं। पाइथागोरस थ्योरम की सिर्फ एक इक्वेशन को हमने 3 बार डिवाइड कर दिया और हमने बेसिक पढ़े थे, ओ आ वे, उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हमको पढ़े थे, हमने पढ़ा था उन्हीं को, सिर्फ रिप्लेस किया है उनकी जगह पे, और देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ हो जाती है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में, कई बार आ भी चुका है। तो पता लगे कि लोगों को नहीं आता, क्यों नहीं आता मुझे नहीं पता, इतना सा कर लेंगे मेहनत तो क्या जाएगा, पापा खुश हो जाएंगे। ठीक है, 3 मार्क से भी तो आपके 0.5% बढ़ती ही है। देखिए अब फिर से डिवाइड कर देते हैं, फिर से वही काम करना है, इसलिए मैं बोर हो जाता हूँ करते करते। ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब सॉरी ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। अब इसमें क्या है, ये 1 हो जाएगा, और जहाँ तक अगर आपको याद हो चुके हैं सारे के सारे फॉर्मूले, तो ए बी अपॉन ए सी, ये ट्रायंगल से निकाल लीजिए, ए बी अपॉन बी सी, सॉरी बी सी, ए बी अपॉन बी सी, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, ये तो कॉट होता है, तो कॉट का स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये स्टेप को मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, क्योंकि अब आप 10th में आ गए तो इतनी तो अकल होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक के कैसे पहुँचे, और अगर इतना नहीं है तो आप फिर बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप फिर 10th में बैठने के लायक नहीं हो, जब तक कि आप इन स्टेप्स को भी अगर आपको लिख लिख कर बताना पड़े तो आप नहीं हो। ठीक है, और हाँ अगर आप ये सीखने के लिए तैयार हो तो आप हो। ठीक है, आपको अब ये सब आना होना ज़रूरी है, वरना आप फिर कॉम्पिटिशन में कैसे टिपकाओगे। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, सॉरी ए सी अपॉन बी सी, क्या हो रहा है, ए सी एच, बी सी ओ, एच अपॉन ओ, साइन का इनवर्स कॉस, तो कॉसेक का होल स्क्वायर 1 प्लस, अब मैंने बता कर दिया था एडिटिव आइडेंटिटी इसके पहले, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी होती है एडिशन की, इसी को इस्तेमाल करते हुए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ये थी हमारी तीसरी। अच्छा इसमें डिफिकल्ट क्या था, इसमें डिफिकल्ट तो कुछ था ही नहीं, पाइथागोरस थ्योरम आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये रेशियोस याद करके रखने थे, ये आपको हो जाएंगे। इसको आपको लर्न करना पड़ता है बाय हार्ट ये रेशियोस को, लेकिन हाँ ट्रायंगल की वैल्यूज वगैरह को समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ पर काउंट करते नहीं रह सकते कि यहाँ पर 3/2 था, 2/3 था, तो आप वहाँ पर करते बैठो। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये सब आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तुरंत। ठीक है, और तुरंत नहीं तो थोड़ा सा सोच लो, अब ऐसा नहीं कि उंगलियों में गिनते बैठो, बच्चे तो हो नहीं यार कि 1 2 3 4 ये सब गिनते बैठोगे। ठीक है, तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। इसके बाद अब कुछ नहीं बचता, इसके बाद अब कुछ बचा ही नहीं इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, इतना हो गया तो आपको समझ लो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ट्रिग्नोमेट्री का हाई स्कूल तक का। अब इसके आगे जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वो एडवांस के होते हैं, और अब हम इसके बाद अगले वीडियो में साम दाम दंड भेद टेक्निक देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन सॉल्व आउट करने में आपको बहुत मदद करेगी। साम दाम दंड भेद। ठीक है, देखो दोस्तों कभी कभार क्रिकेट में गलती से भी रन बन जाता है, आपने देखा होगा, बैटमैन ऐसा झुक जाता है, बैट से टकरा के बॉल निकल जाती है और मिल गया उसको चौका 4 रन। तो ये सब चीजें, अच्छा प्रॉफिट इसमें होता है, क्रिकेट में बैट्समैन का ही प्रॉफिट हो रहा है ना। तो देखिए वो कैसे हो रहा है, हो तो रहा है गलती से, लेकिन उसका भी फायदा मिल रहा है। तो वही चीज आपको गलती भी कैसे करनी है वो भी सोच समझ के करनी पड़ती है। ठीक है, तुक्का भी मारना है तो भी दिमाग लगा के मारो, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करेंगे, कैसे हम इन फॉर्मूलेस को अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में,
और कैसे हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व आउट होंगे। ठीक है, एग्जाम में एक फैक्टर ये भी होता है कि आपको सब कुछ आता तो है, लेकिन सब कुछ टाइम पर आना चाहिए और टाइम पे खत्म भी होना चाहिए। आपको सपोज याद आ गया 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप उसको 10 मिनट देते बैठ रहे हो, 15 मिनट देते बैठ रहे हो, और उसमें भी फिर आप 2 मार्क ला रहे हो, तो वो तो फिर लॉस वाला काम है। हमें क्वेश्चंस को सॉल्व आउट भी करना है और जल्दी करना है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद आगे देखेंगे। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी आपको अपने फॉर्मूले की लिस्ट में डालना होगा। इतने फॉर्मूले से आपको याद करके रखना है। फिर दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों की भी मदद कीजिए दोस्तों, क्योंकि कई सारे दोस्त लोग ऐसे होते हैं, मतलब ही होते हैं, अपने दोस्तों को बताते ही नहीं है। क्यों नहीं बताते? उनको लगता है कि हमारा दोस्त ज़्यादा पढ़ लेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में आप जब उसको बताओगे तो वो भी आपको बताएगा। नॉलेज ट्रेवल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि एक जगह पे स्थिर रहेगा, कभी ना कभी किसी को मिलना ही है। और आप बताओगे तो चलो, हाँ, दोस्ती पे आपकी दोस्ती तो कलंकित नहीं होगी कि हाँ, मैंने तो अपनी दोस्ती निभाया था ना अच्छे से, मेरा दोस्त गद्दार निकला, और क्या। तो ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं और भी ऐसी कई सारी वीडियोस डालने वाला हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी। और अगर कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा, या फिर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर कुछ स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड डाउट्स है, जिससे कई बार प्रेशर में आके आप कुछ रॉन्ग कर जाते हैं एग्जाम में, आपको आता होता सब है फिर भी आप गलतियां कर जाते हैं, आपको पढ़ाई करने की टेक्निक्स नहीं मालूम, तो मैं भी ये सब चीज़ों से दोस्तों गुजर चुका हूँ। और मैंने देखा मेंटर्स हमेशा हमें सही नहीं बता कर देते, कई बार गलत बता के दे देता है। जैसे हम अपने से कैसा, स्कूल में जो हमसे 1 साल बड़े होते हैं उनसे हम एडवाइस लेते हैं, लेकिन वो हमेशा सही नहीं बता कर देते। हमेशा कई बार तो हमको बोल देते भाई ऐसा कुछ करना ही नहीं, ये पढ़ाई वढ़ाई से तो कोई मतलब नहीं, पढ़ाई से तो कुछ भला ही नहीं होता। अरे भाई, कैसे भला नहीं होता? IIT जेईई के स्टूडेंट्स पागल थोड़ी ना है, जो 30 लाख की भीड़ में से घुस के निकलते हैं और फिर लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। पढ़ाई का मतलब है, बहुत मतलब है। तो हम दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आया हो तो। बाकी फिर अगर काम का नहीं लगता तो आप छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों थैंक यू ये वीडियो यहाँ तक के एंड तक के देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।